ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्पेशली वेस्ट को काउंटर करने के लिए बनाया गया। अगर हम आज के दौर की यानी 2025 की बात करें तो टोटल 10 ममालिक ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स का रुकन है। ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि जो 10 ममालिक ब्रिक्स का हिस्सा हैं वो दुनिया की 54.6% आबादी रखते हैं। ब्रिक्स को 16 जून 2009 में बनाया गया, लेकिन आखिर इसको बनाने के पीछे की हिस्ट्री क्या है? तो अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की हिस्ट्री पर। बेसिकली बात करते हैं हम कोल्ड वार की। कोल्ड वार एक ऐसी वार है जो कि तकरीबन 50 साल चली अमेरिका और रशिया यानी सोवियत यूनियन के दरमियान। इस वार में ये दोनों ममालिक आमने सामने कभी नहीं हुए, लेकिन इस तरह से होता था कि इनमें इख्तियारात की जंग रहती थी, इनमें टेक्नोलॉजी की जंग रहती थी। किसी एक कंट्री को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो सोवियत यूनियन उसके खिलाफ है। इसी तरह से जब सोवियत यूनियन किसी कंट्री को या किसी मैटर को सपोर्ट करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ हो जाता है। लिहाजा ये कोल्ड वार 50 साल चलती रही, लेकिन टर्निंग पॉइंट तो 1991 में आया जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ और वो टूटकर बिखर गया, यानी यूएसए ये कोल्ड वार जीत गया। अब बहुत बड़ा एक डोमिनेंट हैंड आ गया इस पूरी दुनिया पर यूएसए का, क्योंकि सोवियत यूनियन वो वाहिद कंट्री था जो कि यूएसए के मुकाबले का था। लेकिन सोवियत यूनियन ही जब टूट गया तो यूएसए इस दुनिया पर काबिज हो गया। इसके बाद यूएसए सुपर पावर बन गया और वो कुछ भी कर सकता था, वो अपने माल को महंगा बेच सकता था, तो कोई कंट्री उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इवन के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी तमाम यूएसए के सपोर्टर थे। लिहाजा इस चीज को देखते हुए नवंबर 2001 में गोल्डमैन सैक्स जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बैंक है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जो कि थी ब्रिक, जिसका मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। वो चाहते थे कि ये कंट्रीज जो हैं ये आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ताकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि वेस्ट को काउंटर कर सके, अमेरिका को काउंटर कर सके, जो कि सोवियत यूनियन का मुकम्मल तौर पे फॉल हो चुका है। अब अमेरिका हर तरफ अपनी हेजीमनी को फैलाएगा, लिहाजा उनको इनकाउंटर करने के लिए भी एक टीम का होना जरूरी है। तो उन्होंने इन्हीं कंट्रीज को ही क्यों रखा? वो चाहते थे कि ऐसे कंट्रीज हों जिनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो और लैंड भी बहुत ज्यादा हो और उनकी इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हो। जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर रशिया मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है बाय लैंड। इसमें इंडिया मौजूद है जिसके अंदर दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। चाइना मौजूद है, ब्राजील मौजूद है। ये तमाम कंट्रीज बहुत ज्यादा लैंड भी रखते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी रखते हैं। तो वो चाहते थे कि इन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए ताकि वो वेस्ट को इनकाउंटर कर सकें। लेकिन मजे की बात यह है जो जिम ओ नील थे वो खुद यूके के इकोनॉमिस्ट थे। तो यूके ने इस ब्रिक में हिस्सा क्यों नहीं डाला? सबसे पहली बात तो यह है कि यूके जो है वो अमेरिका का ही सपोर्टर है, और जिस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात की जा रही थी तब यूके यूरोपियन यूनियन में भी था। यूके तकरीबन 47 साल तक यूरोपियन यूनियन का यानी यूरोप का भी हिस्सा रहा है और वो G7 में भी है। लिहाजा वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में था जो कि यूएसए के इन्फ्लुएंस में थी, तो वो ब्रिक ज्वाइन नहीं कर सकता था। ब्रिक का मकसद ही यूएसए को इनकाउंटर करना है। खैर इसके बाद सितंबर 2006 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का 61st इजलास होता है, यानी 61वां इजलास होता है। यूनाइटेड नेशंस क्या है और उसकी जनरल असेंबली क्या है, इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या है कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम दुनिया के कंट्रीज मौजूद हैं और ये तमाम कामों को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस दिन तमाम कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो एक साइड लाइन मीटिंग करते हैं और इस आइडिया पर बात करते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। इसके बाद जून 16 2009 में ब्रिक की बुनियाद रखी जाती है और इसका पहला समिट रशिया में येकातेरिनबर्ग में होता है। आपने इस बात को समझना है कि अभी ब्रिक की बुनियाद रखी गई है, इसमें साउथ अफ्रीका मौजूद नहीं है, इसमें अभी 4 कंट्री सिर्फ मौजूद हैं। इसके बाद 24 दिसंबर 2010 में चाइना साउथ अफ्रीका को भी इनविटेशन भेजता है कि वो आए और ब्रिक को ज्वाइन करे। ऐसा वो इसलिए करता है कि साउथ अफ्रीका की वजह से जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है उनकी भी नुमाइंदगी ब्रिक को मिल जाएगी। दोस्तों ये भी एक मजे की बात है कि ब्रिक के अंदर चाइना डोमिनेंट रहता है। हालांकि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह बनाया जाता है कि उसमें तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई रुकन जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। इसी तरह से ब्रिक में चाइना की बहुत बड़ी डोमिनेंसी रहती है।
اس کے بعد جب برک کا تھرڈ سمٹ چائنا میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ساؤتھ افریقہ اس کو آفیشلی جوائن کر لیتا ہے اور یہ اپریل 2011 کے اندر برک سے برکس بن جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ برکس کا جو ہے سمٹ ہر سال ہی منعقد کیا جاتا ہے اور وہ ان 5 کنٹریز میں سے کسی میں بھی اس کو منعقد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد برکس کا 5واں سمٹ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہے 2013 میں، تو وہاں پر نیو ڈیولپمنٹ بینک کے بارے میں ایک آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس بینک میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی برکس کے جو ممبرز ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کر سکیں، منی کو ریزرو کے طور پہ رکھ سکیں اور ان کی اکانومی سے بہتر ہو۔ اسی طرح سے وہ پاورفل ہو سکتے ہیں اور یو ایس اے کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد برازیل میں ہونے والے چھٹے سمٹ کے اندر اس بینک کی یعنی نیو ڈیولپمنٹ بینک کی شنگھائی میں بنیاد رکھ دی گئی۔ تقریباً کچھ عرصہ پہلے ہی اگست 2023 میں برکس نے 6 کنٹریز کو انویٹیشن بھیجا کہ وہ آئیں اور برکس کا پارٹ بنے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ برکس میں یورپین یونین کا، یورپ کا، ویسٹ کا کوئی کنٹری نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مقصد ہی ویسٹ کو انکاؤنٹر کرنا ہے۔ تو جو 6 کنٹریز کا انویٹیشن بھیجا گیا ان میں تھی ارجنٹینا، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارٹس۔ اس کے بعد 1 جنوری 2024 میں سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارٹس کے علاوہ باقی 4 کنٹریز یعنی ارجنٹینا، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران نے برکس کو جوائن کیا۔ جنوری 2025 میں انڈونیشیا نے بھی برکس کو جوائن کیا۔ ایک اور مزے کی بات کہ نومبر 2023 میں پاکستان نے بھی برکس کو جوائن کرنے کی کوشش کی اور رشیا نے، چائنا نے مکمل سپورٹ بھی دیا، لیکن چونکہ انڈیا بھی برکس میں موجود ہے اور وہ انڈیا برکس میں ایک خاصی اہمیت رکھتا ہے تو انڈیا بالکل بھی پاکستان کو برکس میں انٹر ہونے کا نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہم 2025 کی بات کریں تو یہ سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے بیسٹ سال رہا ہے اور اس میں پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی حاصل کی ہے، لہٰذا اگر اب پاکستان برکس میں انٹری کی کوشش کرتا ہے تو اسے ضرور اس انٹری مل جائے گی۔ تو دوستوں یہ تھی برکس کی مکمل ہسٹری کہ کس طرح سے بنی اور یہ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے یقیناً اس کے بارے میں خاص نہیں سنا ہوگا کیونکہ برکس اپنا رول اس طرح سے ابھی پلے نہیں کر رہا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، لیکن آنے والے وقتوں میں امید ہے کہ برکس کی اکانومی بہت ہی بہتر ہو جائے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید آرگنائزیشنز کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔